सुमित के लिए अपनी माँ के वाक्य ब्रह्म वाक्य थे, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक वो केवल अपनी माँ सुमित्रा जी को ही देखता आया था। उन्होंने उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। उसकी माँ की अच्छी सैलरी थी, वो एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी, लेकिन उसके बावजूद भी सुमित के पालन पोषण के लिए उसके पिता से भी उन्हें एक मुफ्त धन मिलता था। सुमित के पिता ने उन्हें उस समय छोड़ दिया था जब सुमित 4 वर्ष का था। उनकी एक बेहद धुंधली सी आकृति सुमित के जहन में आज भी थी। वो कमरे में बैठा अपनी माँ के बारे में ही सोच रहा था कि तभी बाहर से सुमित्रा जी की आवाज़ आई, सुमित बेटा, नाश्ता खाना सब बना दिया है, नाश्ता करके कोचिंग चले जाना, वहाँ से आकर खाना खाकर आराम करना, और हाँ, घर पर ही रहना, मैं देर से आऊँगी। कब तक आएंगी माँ आप? सुमित ने कमरे से बाहर निकलते हुए पूछा। तो सुमित्रा जी बोली, 9 बजे तक आ जाऊँगी, तुम कहीं घूमने मत निकल जाना। कहते हुए सुमित्रा जी उसके पास आई और बोली, देखो बेटा, तुम्हें ग्रेजुएशन पूरी करके नौकरी करनी होगी। अरे माँ, नौकरी ऐसे कहीं रखी है क्या जो कहीं से भी उठा लूँगा? सुमित ने हंसते हुए कहा। तो सुमित्रा जी प्यार से उसके गाल पर चपत लगाते हुए बोली, तुम्हें कठोर परिश्रम करना पड़ेगा बेटा, आत्मनिर्भर बनना होगा। देख बेटा, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए लंबी प्रतीक्षा करूं। क्यों माँ, अभी तो मैं इतना बड़ा भी नहीं हुआ हूँ कि आप मेरे लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकती। देख बेटा, मेरे पास बहस के लिए समय नहीं है। 2 महीने बाद तुम 20 साल के हो जाओगे, इसलिए अब मैं केवल 2 ही बातें सोचती हूँ, एक तुम्हारी शादी और दूसरी तुम्हारी नौकरी। क्योंकि पिछले 16 वर्षों से मैं अकेली किस तरह से एक दूध मुँहे बच्चे को लेकर इस संसार में संघर्ष करती आई हूँ, ये केवल मैं ही जानती हूँ। तलाक के बाद तुम्हारे पिताजी से तुम्हारे लिए कोई अपेक्षा करना व्यर्थ है। कहते हुए सुमित्रा जी का गला भर आया तो सुमित भी सचेत हो गया और बोला, मैं तुम्हारी परिस्थिति से भली भांति अवगत हूँ माँ, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, तुम्हारा सहारा बनूँगा। तुम अपनी सहायता करो बेटा, मेरी नहीं, सुमित्रा जी ने हल्के से कहा और बैग उठाकर बाहर निकल गई। सुमित सोचने लगा कि यदि माँ अपने जीवन साथी के रूप में किसी को पसंद करना चाहती है तो मैं कभी उनके मार्ग में बाधक नहीं बनूंगा, क्योंकि स्त्री का अपना एक व्यक्तिगत जीवन है जिसे वो हर किसी से नहीं बता सकती। उसे लगा कि वो बड़ा हो गया है। ये सोचते हुए वो उठकर अपना नाश्ता करने चला गया। रात में सुमित्रा जी देर से घर लौटी। नीचे से उनकी हंसी की आवाज़ें सुनकर सुमित ने झांक कर देखा तो वो अपने मित्र रमेश जी के साथ खड़ी थी। बहुत दिनों के बाद आज सुमित ने उन्हें प्रफुल्लित और बेफिक्र देखा था। रमेश जी उन्हें अपनी कार से छोड़कर चले गई। अपनी माँ को रमेश अंकल के साथ देखकर भी सुमित को कोई आपत्ति नहीं थी। उसका मानना था कि उसकी माँ ही क्यों एक ऐसे व्यक्ति के लिए ताउम्र अकेली रहे जो उन्हें मंझधार में अकेली छोड़कर चला गया। ये सोचकर सुमित अंदर आ गया। तभी सुमित्रा जी ने घर के अंदर आते हुए पूछा, सुमित, कैसा रहा आज का दिन? अच्छा रहा माँ, आप बताइए। ठीक ठाक था बेटा। अरे, ये सब तुम क्या कर रहे हो? आपकी मुश्किलें आसान कर रहा हूँ माँ। देखिए, मैंने छोले चावल बनाए हैं, साथ में बूंदी वाला रायता भी। अरे वाह, मेरा बेटा कितना समझदार हो गया है। लेकिन बेटा, मैं तो खाना खाकर आ गई हूँ, लेकिन आपने बताया नहीं माँ, सुमित ने मायूसी से कहा। तो सुमित्रा जी बोली, सॉरी बेटा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कल इसे खा लूँगी। सुमित अकेला ही खाना खाने बैठ गया और अपनी माँ के चेहरे पर आई खुशी को देखता रहा।
क्योंकि सुमित्रा जी जब भी अपने मित्र रमेश के साथ घूमकर लौटती तो हमेशा उनके चेहरे पर खुशी छाई रहती। यह देखकर सुमित को भी बहुत खुशी मिलती। उसका यही मानना था कि माँ मेरे लिए क्यों अकेली रहे, उन्हें भी खुश रहने, सजने संवरने और जीवन के भागीदार होने का पूरा हक है। क्यों एक अकेली स्त्री को ही बच्चों और परिवार के कारण अपने व्यक्तिगत प्रसन्नता से समझौता करना पड़ता है। हर वक्त उससे ही क्यों एक त्यागमयी नारी बनने की अपेक्षा की जाती है। वो माँ के बारे में अक्सर सोचता रहता कि किस प्रकार उन्हें एक बेहतरीन जिंदगी दूं ताकि वो किसी भी प्रकार से पीड़ित शोषित ना हो। एक दिन सुमित्रा जी का मूड अच्छा देखकर सुमित ने कहा, माँ आप अकेली ही सारे दायित्व का निर्वाह करती हैं, क्या ऐसा संभव नहीं है कि आप 1 से 2 हो जाएं? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? सुमित्रा जी चौंक गई। क्यों माँ, इसमें कैसी शर्म है? यदि पुरुष तलाक के बाद दूसरी शादी करने को स्वतंत्र है तो स्त्री क्यों नहीं? सुमित्रा जी कुछ देर बेटे को देखती रही, फिर बोली, तुम रमेश अंकल के बारे में तो नहीं कह रहे हो? मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा हूँ माँ, मैं आपके अकेलेपन के साथी की बात कर रहा हूँ, सुमित ने धीरे से कहा। तो सुमित्रा जी बोली, तुम बड़े हो गए हो बेटा, अपने ढंग से सोचते हो, लेकिन बेटा इस दुनिया में हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, लेकिन क्यों माँ, आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो विवाह क्यों नहीं कर सकते? सुमित, तुम्हें जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़े होने के बारे में सोचना चाहिए। मेरी चिंता छोड़ो। लेकिन क्यों माँ, बताइए ना। सुमित ने जिद की तो कुछ क्षण विचित्र निगाहों से सुमित्रा जी उसे ताकती रही, फिर बोली, अगर मैं दूसरी शादी कर लूँ तो मुझे इस घर से बेदखल कर दिया जाएगा और मासिक 30,000 की निर्वाह राशि भी नहीं मिलेगी। ये बोलकर सुमित्रा जी चुनौतीपूर्ण अंदाज से सुमित के चेहरे के उतार चढ़ाव को भांपती रही, किंतु सुमित कुछ नहीं बोला तो वो अपने काम काज में व्यस्त हो गई। उस दिन के बाद सुमित्रा जी सुमित के साथ अच्छे से घुल मिल गई और अपने मित्र रमेश जी के बारे में बेबाकी से बातें करने लगी। कभी कभी उनके साथ दूसरे शहर की यात्रा भी कर आती। रमेश जी भी अब बेझिझक उनके घर आने जाने लगी, लेकिन सुमित को बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसके लिए माँ का सुख और संतोष ही सबसे बड़ी बात थी। अब अपनी माँ को हंसते मुस्कुराते देख सुमित ने भी ज़्यादा समय नहीं लिया और रात दिन कठिन परिश्रम करके लगनपूर्वक अपने लक्ष्य प्राप्ति में जुट गया। अपने दोस्तों और मनोरंजन को दरकिनार किया, मौज मस्ती से एक निश्चित दूरी बना ली और अंत में वो मात्र 2 वर्ष के अंदर ही राष्ट्रीयकृत बैंक में पीओ के रूप में चयनित हुआ। उसकी पहली पोस्टिंग लखनऊ में हुई तो यह सुनकर उसकी माँ सुमित्रा जी बेहद उदास थी। सुमित की पैकिंग करते करते वो उसे तरह तरह के निर्देश दे रही थी, लेकिन सुमित उनकी आधी बातें सुन रहा था और आधी नहीं। वो तो खुशी से झूम रहा था, क्योंकि अपने पैरों पर खड़े होने का आनंद ही कुछ और होता है। आज रात की उसकी ट्रेन थी। सुमित्रा जी भी उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन घर और स्कूल का भी दायित्व था। स्कूल से उन्हें छुट्टी नहीं मिली। शाम को सुमित कुछ ज़रूरी सामान खरीद कर घर में दाखिल हुआ तो माँ की आवाज़ कान में पड़ी। वो रमेश अंकल से कह रही थी, जिस बात से मैं सबसे ज़्यादा भयभीत थी वो सब कुछ होने जा रहा है। सुमित उसी शहर में जा रहा है जहाँ उसके पिताजी रहते हैं। अरे सुमित्रा, उसे कुछ पता ही नहीं है कि वो कहाँ रहते हैं, ना मोहल्ले का पता है और ना ही कॉलोनी की जानकारी है। तुम बेवजह डर रही हो, रमेश जी ने कहा। तो सुमित्रा जी बोली, फिर भी कहीं उनसे भेंट हो गई तो? अरे तो पहचानेंगे कैसे एक दूसरे को? वैसे भी सुमित की अपने पिता में कोई रुचि नहीं है, वरना वो तुमसे
उनके बारे में पूछता जरूर। पता नहीं रमेश, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। उनकी बातें सुनकर सुमित खूंखार कर अंदर आ गया। उसे देखकर सुमित्रा जी ने दूसरी बात शुरू कर दी। पहले विषय पर पूर्ण विराम लग गया, किंतु सुमित के मन में खलबली मच गई। पापा लखनऊ में रहते हैं। वर्षों पुरानी एक तस्वीर उसके जहन में कौंध गई। बेचैनी सी होने लगी। रात को जब सुमित्रा जी सुमित के सफ़र के लिए खाना बना रही थी, तब चाबी लेकर सुमित ने चुपके से उनकी अलमारी खोली। लॉकर में उन स्थानों की छानबीन की जहां सुमित्रा जी अपने पेपर रखती थी। थोड़ी मुश्किलों के बाद उसे पिता के फ़ोटो, फ़ोन नंबर और पता सब कुछ मिल गया। उसने तुरंत उसे जेब के हवाले किया। तभी अचानक एक और पेपर पर उसकी नज़र अटक गई और वो हतप्रभ रह गया, क्योंकि वो सुमित्रा जी और रमेश अंकल की कोर्ट मैरिज की प्रतिलिपि थी। वो एकटक उसे देखे जा रहा था। तभी सुमित्रा जी के आने की आहट हुई। वो कमरे के अंदर दाखिल हुई और उसके हाथ से चाबी लेकर बोली, अलमारी क्यों खोली तुमने? माँ, वो मेरी नई वाली टी शर्ट नहीं मिल रही थी। सुमित ने जल्दी से बहाना बनाया तो सुमित्रा जी ने कहा, तुम्हारी अटैची में ऊपर ही तो रखी थी मैंने। अच्छा, देखता हूँ, कहते हुए सुमित बाहर निकल गया। लेकिन उसने बाहर जाकर पलटकर देखा तो सुमित्रा जी अपने कागज पत्तर संभाल रही थी। कुछ देर बाद सुमित्रा जी अपने मित्र रमेश जी की गाड़ी से सुमित को छोड़ने के लिए स्टेशन पहुंच गई। वो बार बार सुबक रही थी, क्योंकि आज पहली बार सुमित उनसे अलग होकर कहीं जा रहा था। कुछ देर बाद ट्रेन चली तो सुमित्रा जी के मित्र रमेश ने उन्हें सहारा दिया और उन्हें लेकर स्टेशन के बाहर चल पड़े। इधर ट्रेन में बैठे सुमित के मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि माँ ने अपने जीवन की इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे छुपा कर रखी। खैर, अब उसे अपना बैंक ज्वाइन करने की ज़्यादा खुशी थी। अगले दिन सुबह लखनऊ पहुंचकर सुमित ने अपना बैंक ज्वाइन किया। वहाँ के लोग अच्छे थे। सप्ताह भर के लिए बैंक में काम कर रहे सहपाठी ने उसे अपने फ्लैट पर रख लिया। अब सुमित्रा जी रोज़ रात में उससे घंटे भर बातें करती, दिन भर का ब्यौरा लेती। सुमित भी उनसे बातें करते करते सो जाता। एक सप्ताह ऐसे ही बीत गया। आज सुमित का पहला रविवार था। चाय पीते पीते उसने वो पेपर निकाले जो अपनी माँ के अलमारी से चुराए थे। पता देखा और पिता की तस्वीर देखने लगा। दुबले पतले प्रभावहीन व्यक्ति जो किसी भी रूप में उसकी सुंदर माँ के योग्य नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक छोटे से बच्चे के साथ उन्हें घर से निकाल दिया, तलाक दे दिया और उसकी बेसहारा माँ पुत्र के साथ न्याय की आस में संघर्ष करती रही और अंत में कोर्ट के द्वारा बच्चे की परवरिश के लिए गुजारा भत्ता और एक फ्लैट मिला। बाद में वो भी नौकरी करने लगी और जिंदगी ठिकाने लग गई। इनसे मिलना होगा, क्योंकि वर्षों पुराना हिसाब चुकता करना है। सुमित मन ही मन बुदबुदाया और नहा धोकर नाश्ता किया और टैक्सी करके उनके पते की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद ठीक स्थान पर पहुंचा तो देखा कि पुराने पारंपरिक ढंग से बने मकान कतार से खड़े थे। वो एक आलीशान बंगला था, लेकिन रख रखाव के अभाव में एकदम खंडर सा हो चला था। उसे विचित्र अनुभूति हो रही थी। उसने साहस करके बैल बजाई और सोचा, आज संडे है, ज़रूर सब लोग घर पर ही होंगे। पर उसे तो पता ही नहीं था कि घर पर कौन कौन है। लेकिन ज़रूर माँ से संबंध विच्छेद के बाद पापा ने दूसरी शादी की होगी। वो मन ही मन बुदबुदाया। तभी दरवाज़ा खुला। सामने उसके पिताजी ही खड़े थे। लंबे, दुबले पतले, कुछ उदासीन से लग रहे थे। कौन हो तुम? उन्होंने जिज्ञासा भरे स्वर में पूछा। तो सुमित ने कहा, मैं सुमित,
श्रीमती सुमित्रा तंवर का बेटा। अरे सुमित, कितना बड़ा हो गया है तुम, मैं तुम्हें सोनू बुलाता था, कहते हुए उसके पिताजी ने उसे गले से लगा लिया। फिर बोले, अंदर आओ बेटा। एक वीरान चेहरे पर अचानक ही खुशी छा गई। माँ, देखो ना, सोनू आया है। सुमित उनके साथ अंदर चला गया। घर में सब कुछ था, लेकिन गृह स्वामिनी की उदासीनता से सब बिखरा था। इधर उधर देखते हुए सुमित अंदर गया तो पिताजी जैसे दुबले पतले दादा और दादी भी थे। उसने सबके पैर छुए। सब उसे देखकर खुश थे, किंतु बेजान से थे। तभी सुमित ने इधर उधर देखते हुए सवाल किया, और कौन कौन है दादी यहाँ पर? बेटा, हम 3 ही लोग रहते हैं यहाँ पर। क्यों दादी, माँ को छोड़ने के बाद पिताजी ने दूसरी शादी नहीं की क्या? सुमित ने अपने पिता की ओर देखते हुए कहा। तो उसकी दादी बोली, दूसरी शादी नहीं की बेटा, और वैसे भी तुम्हारे पापा ने तुम्हारी माँ को नहीं छोड़ा था। ये सुनकर सुमित कुछ कहता, उससे पहले ही उसके पिताजी ने कहा, माँ, आप सोनू के पास बैठिए, मैं चाय बना लाता हूँ। ये कहकर वो किचन में चले गई। सुमित को बेचैनी सी हुई। तभी अचानक दादी ने पूछा, बेटा, सुमित्रा ने तुम्हें यहाँ आने से रोका नहीं क्या? तो सुमित बोला, दादी, उन्हें नहीं पता कि मैं यहाँ आया हूँ। कैसी है वो, और तुम क्या कर रहे हो? वर्षों बाद तुम्हें देखकर हम सबको बहुत खुशी हुई बेटा। तुम्हारे दादाजी लकवा के शिकार हैं, ठीक से बोल नहीं पाते। हम सब ने तुमसे मिलने की आस छोड़ दी थी। दादी, मुझे बंक में जॉब मिल गई है, यहीं आपके शहर में। मेरी माँ ने बहुत कष्ट उठाए हैं दादी, अकेले मुझे पाला पोसा। आप सब ने भी तो कोई खोज खबर नहीं ली। वैसे मम्मी ठीक है, सुमित ने कहा। तो दादी कुछ पल चुपचाप उसे देखती रही, फिर बोली, कैसे खोज खबर लेते बेटा? तुम्हारी माँ ने कोर्ट से ऑर्डर लिया था कि तुम्हारे पिता यदि तुमसे मिलने की कोशिश भी करेंगे तो वो उन पर केस कर देगी। लेकिन क्यों दादी? सुमित व्याकुल हो उठा। क्योंकि तुम्हारी माँ ने कोर्ट से इजाज़त ले रखी थी। उसने तुम्हारे पिता को खतरनाक मानसिक रोगी और हिंसक बताया था। उसने बताया कि तुम्हारे पिता तुम्हारी माँ को मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ना देते हैं। उसने डॉक्टर रमेश द्वारा बनाई गई झूठी मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में दर्ज की थी, जिसमें तुम्हारे पिता के शारीरिक मानसिक दशा का वर्णन है। दादी अनवरत बोल रही थी, जिसे सुनकर सुमित को भी थोड़ा गुस्सा आ गया। वो बोला, दादी, आप ये सब क्या मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाकर मेरी माँ का चरित्र हनन कर रही हैं। मैं क्यों झूठ बोलूँगी बेटा, सब सच है। तुम्हारी माँ ने केवल फ्लैट और रुपयों के लिए मेरे सीधे साधे बेटे से शादी की थी। उसका डॉक्टर रमेश के साथ शादी से पहले ही रिश्ता था। रूप रंग में सीधे साधे मेरे बेटे से उसकी पटरी नहीं बैठी, वो उसे रास नहीं आया। सो झूठी कहानी गढ़कर उसने तुम्हारे पिता से संबंध विच्छेद कर लिया। तुम्हारे भरण पोषण के लिए मोटी रकम और फ्लैट का आवेदन किया, जिसे कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया। तुम्हारे पापा ने कुछ नहीं कहा। दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा का ऐसा भय तुम्हारी माँ ने मेरे डरपोक बेटे को दिखाया कि वो वैसा ही करता गया जैसा वो कहती गई। ये सब सुनकर सुमित की हैरानी का ठिकाना ना रहा। तभी दादी बोली, अब तुम्हारे पिता अपनी छोटी सी रकम से हम दोनों बूढ़े बूढ़ी का पालन पोषण कर रहे हैं। सुबह शाम खाना बनाते हैं, नौकरी करते हैं, सामान दवा आदि लाते हैं। हमारे दायित्व के कारण ना कहीं आते जाते हैं। कारावास की सजा भुगत रहा है तुम्हारा बाप, ना किए गए अपराध का दंड झेल रहा है। कहते हुए दादी धीरे धीरे से सिसकने लगी। सुमित हतप्रभ बैठा था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो दादी को दिलासा दे सके।
तभी दादी ने अपने आंसू पोंछते हुए फिर से कहा, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया बेटा, क्योंकि तुम्हारे पिता अपने मुंह से तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। दादी आगे कुछ कहती उससे पहले ही सुमित के पिता खाने का बहुत सारा सामान लेकर मुस्कुराते हुए अंदर आ गई। इतनी सारी पकौड़ियाँ, पापड़, ब्रेड बटर, ये सब देखकर सुमित की आंखें भर आई। वो चुपचाप खाने लगा। कुछ देर बाद उठकर उसने सबके पैर छुए और फिर अपने पिता की तरफ देखते हुए बोला, पिताजी, अब मैं यहीं आकर रहूँगा, आप सबके साथ हैं। शाम को ही अपना सारा सामान लेकर आता हूँ। तो उसके पिता ने कहा, लेकिन बेटा, तुम्हारी माँ इसका विरोध करेगी, नाराज होंगी, हम फिर मुसीबत में पड़ जाएंगे। कुछ नहीं होगा पिताजी, आप निश्चिंत रहें, कहकर सुमित अपने पिता की ओर देखने लगा। फिर अचानक न जाने किस भावना के वशीभूत होकर वो उनसे लिपट गया। उन्होंने भी उसे बाहों में ले लिया। कुछ देर बाद भरे मन से सुमित वहाँ से लौट आया और आकर अपना सामान पैक करते हुए उसने कई निर्णय किए। शाम को एक कैब बुक करके सामान लेकर पापा के पास जाने ही वाला था कि तभी उसकी माँ सुमित्रा जी का फ़ोन आ गया। सुमित, आज संडे था, फिर भी तुमने आज फ़ोन नहीं किया बेटा। हाँ माँ, मैं थोड़ा व्यस्त था, सुबह पापा से मिलने गया था। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें उनके घर का पता कैसे चला? तुमने मुझसे बिना पूछे वहाँ जाने का साहस कैसे किया? सुमित्रा जी चौंक कर गुस्से से बोली। तो सुमित ने कहा, वो सब मैं बाद में बताऊंगा माँ, पहले आप बताइए, आपने इतने वर्ष तक कितनी बातें मुझसे छुपा कर रखी। उन पर आप शोषण प्रताड़ना का आरोप लगाती रही और मुझे बताया कि पापा ने आपको तलाक दे दिया, जबकि इन सब बातों में कोई सच्चाई नहीं थी। ये सब कहानियाँ तुम्हें किसने सुनाई हैं सुमित? ये सब झूठ है। तो फिर सच क्या है माँ, आप ही बताइए। क्या आप और रमेश अंकल शादी से पहले एक दूसरे के नज़दीकी मित्र नहीं थे? पापा से शादी के बाद आपको लगा कि इतने सीधे साधारण व्यक्ति के साथ आपका गुजारा संभव नहीं होगा, तो आपने संबंध विच्छेद के लिए उन पर झूठे आरोप लगाए। फ्लैट और निर्वाह राशि के लिए कोर्ट में आवेदन किया। सब कुछ आपकी योजना अनुसार हुआ। बस गड़बड़ ये हुई कि सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। तुम्हें झूठी मन घड़त बातें बताई गई हैं बेटा, सुमित्रा जी ने कहा। तो सुमित बोला, माँ, झूठ और सच का फ़र्क कर सकता हूँ मैं, और वैसे भी पापा ने अपने मुंह से मुझे एक शब्द भी आपके विरोध नहीं कहा, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ जान गया हूँ। आपने रमेश अंकल से चुपचाप कोर्ट मैरिज की, क्योंकि इस रिश्ते को जग जाहिर करने पर आपको तलाक की अनुबंध राशि ना मिलती। फ़ोन के दूसरी ओर सन्नाटा छा गया। सुमित्रा जी एकदम चुप हो गई। तभी सुमित ने कहा, खैर छोड़िए माँ, आप अंकल के साथ सुखपूर्वक रहिए। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बेटे का फ़र्ज भी निभाऊंगा, किंतु अभी मैं पापा के पास जा रहा हूँ। उनको और मेरे वृद्ध बीमार दादा दादी को मेरी ज़रूरत है। सुमित, तुम इस तरह मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। आप अकेली कहाँ हैं माँ? रमेश अंकल आपके साथ हैं ना? मैं भी आता रहूँगा, क्योंकि माँ हैं आप मेरी। सुमित, याद रखना, मैंने कोर्ट से तुम्हारी कस्टडी ली थी, जिसमें तुम्हारे पिताजी से तुम्हारी एक निश्चित दूरी तय थी। तुम्हें पाने के लिए फिर से कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगी तो तुम्हारे पिताजी मुश्किल में पड़ जाएंगे। माँ, आप मुझे धमकी दे रही हैं। याद रखिएगा, मैं 23 साल का हो गया हूँ, अपनी मर्जी से कहीं भी रह सकता हूँ, कोर्ट में आपके फरेब का पर्दाफाश कर सकता हूँ। यह सुनकर सुमित्रा जी के चेहरे पर खामोशी छा गई। कुछ देर बाद सुमित्रा जी की सिसकियों की आवाज़ आई। उन्होंने कहा, मुझसे भूल हो गई बेटा,
मुझे माफ़ कर दो और लौट आओ मेरे पास। आऊँगा माँ, लेकिन पिता के प्रति भी मेरा कुछ दायित्व है। पिताजी अब आपको निर्वाह राशि नहीं भेज पाएंगे क्योंकि बहुत आर्थिक कष्ट उठाए हैं उन्होंने, इसलिए उनके बोझ को कम करने जा रहा हूँ। आपको और रमेश अंकल को नए जीवन की शुभकामनाएं। इतना कहकर सुमित ने फ़ोन रख दिया तो उधर सुमित्रा जी आंसू बहाती रही और इधर सुमित 20 साल से बिछड़े अपने पिता के पास जाने की तैयारी करने लगा। आज उसके चेहरे पर संतोषपूर्ण मुस्कुराहट फैल रही थी। उसने निश्चय कर लिया था कि अब वो अपने पिताजी की सेवा करेगा और दादा दादी का सहारा बनेगा, उनके टूटे दिलों को फिर से जोड़ देगा। कुछ देर बाद सुमित अपने पिताजी के घर पहुंचा तो बेटे को सामने देखकर पिताजी और दादा दादी की आंखों से खुशी के आंसू छलक आई। और आई भी क्यों ना, आखिरकार बरसों का दर्द आज खुशी में जो बदल गया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।